जो लोग पूछते हैं कि मोदी ने 10 साल में किया ही क्या है, उनको जवाब देने के लिए वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इकोनॉमी और दूसरे कई आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन जो लोग पूछते हैं कि मोदी ने बदला ही क्या है, तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपको आज दिखाने जा रहा हूं बॉस। जिस देश में आजादी के बाद से ऐसी सरकारें रही हों, जिनके राज में मंदिर जाना, हिंदुओं की बात करना आपको कम्युनल का तमगा देता हो, जिनके राज में मंदिर जाना कूल ना माना जाता हो, उस देश में 10 साल के राज में मोदी ने क्या बदल दिया है, आज उसकी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को जोड़ने के जिस मिशन पर चल रहे हैं, वो मिशन कैसे कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, आज उसका रिपोर्ट कार्ड आ गया है बॉस। आज प्रयागराज महाकुंभ से, अयोध्या राम मंदिर से और काशी से ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। भीड़ नहीं है, ये लोगों का सैलाब आया हुआ है बॉस। आप इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ खचाखच भरे सड़क, अलग अलग जगह दिख रही हैं, भक्त ही भक्त दिख रहे हैं। मंदिर कौन जाए, पूजा पाठ कौन करे, चलो गोवा और शिमला घुमाते हैं वाला क्राउड भी आज पक्का सनातनी बनकर धार्मिक आयोजन में रमा हुआ दिख रहा है। आप भीड़ देखिए बॉस, दुनिया भर में ऐसा आयोजन आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसा इस वक्त भारत देख रहा है। चाहे आप प्रयागराज महाकुंभ की बात कर लीजिए, अयोध्या राम मंदिर में बॉस ऐसी भीड़ आपने सोची नहीं होगी। जब राम मंदिर बना होगा, लोगों ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा सैलाब आ जाएगा। काशी विश्वनाथ और दूसरे मंदिरों की भी बात कर लीजिए, सनातन के लिए ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसा उत्साह, ऐसी भीड़ आपने शायद ही कभी देखी हो। प्रयागराज में पैर रखने की जगह नहीं है भाई। महाकुंभ तो छोड़िए, रामलला के दर्शन के लिए भीड़ टूट पड़ी। काशी में जबरदस्त भीड़ है। लोगों से कहा जा रहा है कि भाई 15-20 दिन अब मत आइए, इतनी भीड़ है, नहीं हो पाएगा दर्शन, भाई मत आइए। लोगों को रोकना पड़ रहा है, इतने करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सनातन के प्रति ऐसी आस्था है कि कितना भी कष्ट हो, कितनी मुसीबतें आए, लोग सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। सब एक बार संगम में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। अगर अयोध्या जाना बन पाए तो रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। काशी में जाकर बाबा के सामने माथा टेक लेना चाहते हैं। बॉस, इससे पहले आपने सनातन को लेकर यह प्रेम था लोगों के मन में, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं था, सब सनातनी थे। लेकिन 2014 से 2025 के बीच में यह बदला है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं। लोगों के लिए टूरिज्म स्पॉट जो है वो सिर्फ पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे नहीं है, वो मंदिरों में भी है बॉस। भगवान के दर्शन करने में भी लोगों को आनंद आने लगा है। यूथ जा रहा है, मां बाप को लेकर जा रहा है कि चलिए चलते हैं। पाठशाला के हमारे वो दर्शक जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, वो भी आज की ये तस्वीरें देखकर जरूर कहेंगे कि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसी भीड़, इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी। भाई, पाठशाला तो छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग देखते हैं, दादी दादा नाना नानी देखते हैं। वो 70-80 साल के लोग बताएं, उन्होंने देखी है ऐसी भीड़, ऐसी तस्वीर, सनातन के लिए ये प्रेम। जो नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में लोगों को यह कॉन्फिडेंस दिया कि अपना धर्म यहां लेके चलो यार, अपना सनातन यहां छाती पे लेके चलो, कोई डरने की बात नहीं है। तुम कोई कम्युनल नहीं होते हो, अपना धर्म मानते हो तो। आज से 10-15 साल पहले क्या आप इस तरह की तस्वीरों की कल्पना भी कर सकते थे? आज से 10-15 साल पहले क्या आप इस तरह से सनातन के लिए माहौल की कल्पना कर सकते थे जो आज बना हुआ है इस देश में? यह सब आज बदला हुआ दिख रहा है। तो इसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ने जो सोच बदल दी है, वो पूरे हिंदू समाज को एक कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दिखाया बॉस। लोग आलोचना करते थे कि देखिए मंदिर जा रहे हैं, इफ्तारी में नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी परवाह नहीं की लोगों की, बोलना है बोलो। अरे हिंदू हूं तो मंदिर नहीं जाऊंगा तो और कहां जाऊंगा? आज यही हिंदू समाज एक होकर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है। पूरी दुनिया दंग है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग कुछ ही घंटे में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे भक्तिभाव से आयोजन हो रहा है। अकेले महाकुंभ की बात कर लीजिए, अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। लेकिन बॉस, ये तो अभी ट्रेलर भर है। असली पिक्चर तो कल दिखेगी, जब महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होना है। कल मौनी अमावस्या है और कल के ही दिन सबसे बड़ा स्नान महाकुंभ का होता है। सिर्फ कल में कुछ ही घंटों में 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, ऐसा अनुमान है। 10 करोड़ लोग। बड़े बड़े देशों की इतनी आबादी नहीं है जितना अकेले वहां स्नान करने पहुंचेंगे। कल महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। तैयारी क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप खुद देखिए कि महाकुंभ में लोगों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ महाकुंभ में लोगों के आने की तादाद बढ़ती जा रही। भाई, 21 जनवरी को 43 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी, 43 लाख। एक दिन बाद 22 जनवरी को 4 लाख लोगों की संख्या बढ़ गई।
47 लाख लोगों ने स्नान कर लिया संगम। 23 जनवरी को यह बढ़कर 48 लाख हो गया। 24 जनवरी को 59 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। 25 जनवरी को फिर 66 लाख लोगों ने स्नान किया। 26 जनवरी को 1,74,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। 27 जनवरी को 1,18,00,000 लोगों ने स्नान किया। और आज 28 जनवरी को 2 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया है। 2 करोड़ बॉस, मतलब 2 करोड़ के आसपास ही दिल्ली की आबादी। आप सोचिए, पूरी दिल्ली एक तरीके से जाकर स्नान कर रही हो और कोई अव्यवस्था ना हो रही हो, कोई भगदड़ ना मच रही हो। भगवान की कृपा भी है, लेकिन व्यवस्था भी है। क्या प्रयागराज महाकुंभ, क्या अयोध्या, क्या वाराणसी? अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली कुंभ में हो रहा है भाई, अयोध्या में भी हो रहा है, वाराणसी में भी। हर जगह भक्तों का जबरदस्त सैलाब है। सड़कों पर जहां तक आप नजर ले जाएंगे, आपको भक्त ही भक्त दिख रहे हैं। संगम स्नान के बाद कोई अयोध्या में रामलला के दर्शन करने चला जा रहा है, कोई वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहा है। अगर करोड़ों हिंदू एक साथ सड़कों पर दिख रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की वजह से, जिस सोच में सनातन के केंद्रों का कायाकल्प करना, सनातन के पुराने गौरव को वापस लाना और साथ ही साथ रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाकर इकोनॉमी को बम बम करना शामिल। आप सोचिए ना बॉस, अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, चौड़ी सड़कें बनी, राम मंदिर बन रहा है, तो लोग आएंगे तो क्या तैयारी होनी चाहिए, ये व्यवस्था की गई, तब तो इतने लोग पहुंच रहे हैं। पैक्ड है सड़कें। पुरानी अयोध्या होती तो संभाल पाती क्या इस भीड़ को? वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पहले जिस तरह की संकरी गलियां थी, ये भीड़ कहां पहुंचती? लेकिन ये डेवलपमेंट हुआ है और इसलिए लोग पहुंच भी पा रहे हैं। हालांकि इतने लोग पहुंच जा रहे हैं कि प्रशासन के लिए भी उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। कौन संभाल पाएगा भाई? आप देखिए ना, ड्रोन शॉट से ऐसा लग रहा है कि बस भीड़ ही भीड़ दिख रही है। अगर पीएम मोदी सनातन के बारे में इतना न सोचते और पहले ही की सरकारों की तरह चलते रहते, तो क्या आज हिंदू समाज इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर आता दिखता? आज लोग गोवा या किसी विदेशी टूर पर जाने की जगह यह सोचते हैं कि हिंदू हैं, सनातनी और महाकुंभ चल रहा है, तो मौका लगाकर महाकुंभ में स्नान करें। जो विदेशों से लोग वीजा लेकर आते हैं, रिलीजियस वीजा जो है वो 21% उसकी एप्लीकेशन बढ़ गई है। विदेश से लोग आ रहे हैं स्नान करने। किसी को अपनी आस्था दिखाने में आज संकोच महसूस नहीं होता। नहीं तो पहले कहां था ये सब? एक आयोजन में इतनी भीड़ दुनिया में कभी जमा नहीं हुई। महाकुंभ में अभी तक जितने लोग आकर संगम स्नान कर चुके हैं, उससे ज्यादा कल आने की उम्मीद है। कल मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए तैयारियां पूरी हैं। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों ऐसा है वो आगे बताऊंगा। पहले यह देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट किया है। महाकुंभ में जो भीड़ आ रही है वो स्नान के बाद अयोध्या भी जा रही है। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। महाकुंभ में स्नान करने आने वाले अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि अयोध्या में इतनी भयंकर भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर जाने वाली पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई। लोग हैरान हैं कि जितने लोग अयोध्या आ रहे हैं, उतनी तो अयोध्या की आबादी भी नहीं है भाई, इतने लोग अयोध्या आ जा रहे हैं। अयोध्या में इतनी भीड़ आ गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपील करनी पड़ रही है कि रामलला के दर्शन के लिए अब बाद में आइएगा। अयोध्या में अभी भी राम मंदिर का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। इसी वजह से राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को भक्तों से अपील करनी पड़ गई। चंपत राय ने कहा है कि महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है, जिसमें 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व बढ़त हो गई है। अयोध्या की जनसंख्या और आकार को देखते हुए कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत कठिन है और इसी कारण भक्तों को परेशानी भी हो रही है। हमारा निवेदन है कि पास पड़ोस के भक्तजन 15-20 दिन के बाद दर्शन के लिए अयोध्या आए, जिससे बहुत दूर से आने वाले भक्त अभी सुविधा से प्रभु के दर्शन कर सकें। इतनी भीड़ आ गई है कि भक्तों से हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि संभव है तो बाद में आइएगा। कहां से करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे? कैसे होगा बॉस? दुनिया में इस तरह से नहीं होता कोई आयोजन। किसी धर्म को कमतर नहीं आंक रहा हूं, किसी की आयोजन प्रयोजन को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कंपैरिजन कर लीजिए कहीं का भी। इतनी भीड़ एक साथ कहीं नहीं जाती। जो हाल अयोध्या का है वैसा ही वाराणसी का भी हो रखा।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ी। प्रयागराज में महाकुंभ का असर वाराणसी में भी दिख रहा है। प्रयागराज से वाराणसी की दूरी सिर्फ 122 किलोमीटर है। महाकुंभ में स्नान के बाद बहुत सारे भक्त वाराणसी भी जा रहे हैं। वाराणसी में ऐसी भीड़ है, पूछिए मत। ऐसा लग रहा है जैसे वाराणसी में भी कोई महाआयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सनातन और हिंदुत्व को लेकर लोगों की सोच कितनी बदल गई। आज लोग अपने आप को हिंदू मानने पर, हिंदू बताने में गर्व महसूस करते हैं, और ये इसमें बॉस कोई कुछ कहे, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। महाकुंभ में इस वक्त मौनी अमावस्या पर बनने वाले रिकॉर्ड के साथ ही हिंदू राष्ट्र की चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है। पिछले साल से ही हिंदू राष्ट्र के अलग जगह रहे बाबा बागेश्वर ने आज महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा ली। बाबा बागेश्वर ने साधु संतों के साथ पवित्र स्नान किया। बाबा बागेश्वर के संगम में स्नान के लिए पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनकी झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। बाबा बागेश्वर के भक्त उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए नजर आए। भक्तों के बीच बाबा बागेश्वर ने संगम पर आस्था की 5 डुबकी लगाई और बताया कि 5 डुबकियों में उन्होंने कौन से 5 अर्जी लगा दी। एक बार सुनिए उनको। हमने 5 डुबकी लगाई हैं, इसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर के हमने डुबकी लगाई। एक उनके लिए जो बागेश्वर धाम के परिवार आ नहीं पाए, संपूर्ण बागेश्वर परिवार के नाम से डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी हमने जो भारत को का भला चाहते, हिंदुत्व का भला चाहते, देश का भला चाहते, उनके नाम से डुबकी लगाई। चौथी डुबकी हमने भारत के साधु संत महात्मा सब सुरक्षित रहे, उनके नाम से हमने डुबकी लगाई। और 5वीं डुबकी हमने सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फहरावे, इस उद्देश्य हेतु हमने डुबकी लगाई। यानी बाबा बागेश्वर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सनातन, हिंदू, भारत, देश, अपने धर्म के लिए, अपने सनातनी भाइयों के लिए ही सब कुछ मांगा। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ने साधु संतों से के साथ में संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले नवभारत के मंच पर बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। बाबा बागेश्वर ने बताया कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, यह भी सुनिए एक बार। पूर्णतया प्रारूप बन चुका है और अपने अपने विषयों, हिंदू राष्ट्र पर अपने अपने मतों को मांगा गया है, सबके मतों को, और विशेष विशेषज्ञों की टीम हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार करके इस महाकुंभ के बाद एक विशेष, हमने जो प्रस्ताव रखा वो ये रखा कि एक विशेष कमेटी समिति गठित की जाए जो हिंदू राष्ट्र के लिए सरकार के साथ समन्वय करे, और वो कमेटी ही उसके लिए प्रस्ताव रखे, और वो कमेटी ही उत्तरदायी होवे जो सरकार के साथ संवाद करें। हम लोग तो सिपाही हैं, हम अपना कार्य करेंगे, गांव-गांव जाकर, जंगलों में जाकर, आदिवासियों को जगाकर, बिछड़े और पिछड़ों को गले लगाकर, वनांचल वासियों को गले लगाकर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए उनसे पुकार करेंगे, उनसे भिक्षा मांगेंगे, उनसे याचना करेंगे कि अगर अपनी संस्कृति को और अपनी बच्चियों को सिद्धा जैसे कांड से बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपनी रामचरितमानस को अगर फिर से नहीं जलवाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने संतों को, पालघर जैसे संतों को मृत्यु से नहीं होते देखना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने ही देश में, अपने ही आराध्य राम के मंदिर के लिए अगर तुम्हें अदालतों में नहीं जाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। और तुमको मथुरा में अगर माखन मिश्री खाना है तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर का दरबार भी सज चुका है। बाबा बागेश्वर महाकुंभ में 3 दिनों तक हनुमान कथा करने वाले हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज बाबा बागेश्वर के मंच पर उनकी जिंदगी पर लिखी एक किताब भी लॉन्च की गई। एक साधक की गाथा बागेश्वर सरकार किताब में बाबा बागेश्वर के बचपन से अब तक के पूरे सफर को बताया गया है। आज बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में बाबा रामदेव भी पहुंचे। उन्होंने सनातन की अलग जगाने के लिए बाबा बागेश्वर की कोशिशों की जमकर तारीफ की। देखिए, जब बाबा बागेश्वर के मंच पर बाबा रामदेव पहुंचे तो उन्होंने बाबा बागेश्वर का पिटारा खोल दिया। देखिए वहां क्या हुआ। अब ये इनकी पिटारी हमने पहली बार देखी, या में काका है भाई। हाँ, कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में। तो ये हमारे भैया जो है पूरा जप तप करके इन्होंने खूब, सन्यासी बाबा ने, इनके दादा गुरुजी ने, सब महापुरुषों ने बहुत तप किया है और वो सारा तप इनको विरासत में मिला है और इन्होंने स्वयं भी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है और इस सनातन को गौरव प्रदान किया। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या साधु संत, क्या आम लोग, सब महाकुंभ के रंग में इस वक्त रंगे हुए हैं। महाकुंभ का माहौल ही गजब हो रखा है।
सनातन की जैसे कोई आंधी तूफान सुनामी आई हुई। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के दौरान संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और यह पहली बार है जब कुंभ मेले में इतने कम दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया है। आज मौनी अमावस्या से पहले 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया और कल तो मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान के दौरान सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कल कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इससे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुए पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को कुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। इतना बड़ा महत्व क्यों है भाई मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में स्नान का? दरअसल हिंदू कैलेंडर के माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह विशेष स्नान की सभी तिथियों में सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों का पानी अमृत में बदल जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत का संकल्प भी लेते हैं जिससे उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता है और खुद को नियंत्रण में रखने में या उसकी शक्ति और बल मिलता है। इस दिन लोग अपने उन पूर्वजों को भी याद करते हैं और पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तारीख के बारे में पता नहीं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला भी कल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा है तो मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान का क्या शेड्यूल रहेगा आपको यह भी बता देता हूं। सुबह 5 बजे सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे। साथ में श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा। 5:50 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। 6:45 पर जूना अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। साथ में आवाहन अखाड़ा पंच अग्नि अखाड़ा भी स्नान करेगा। 9:25 पर निर्वाणी अनि अखाड़े के संत स्नान करेंगे। 10:05 पर दिगंबर अनि अखाड़े के साधु संत स्नान के लिए पहुंचे। 11:05 पर निर्मोही अनि अखाड़े के साधु संतों का स्नान होगा। इसके बाद उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े स्नान करेंगे। दोपहर 12 बजे पंचायती नया उदासीन अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। 1:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के सदस्य का निर्वाण के स्नान का समय तय है। 2:25 पर पंचायती निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। 3 बजे तक अखाड़ों का अमृत स्नान पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्य संगम तट पर दूसरे श्रद्धालुओं को भी स्नान का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले महाकुंभ के लिए दूसरे घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। 144 साल बाद हो रहा यह महाकुंभ हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं। जब इतने लोग आएंगे तो लोगों को कुछ परेशानी भी होगी। महाकुंभ में भी यही हो रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, सभी के लिए व्यवस्था की है। उसके बाद भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसे ही लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उस पर राजनीति भी हो रही है। महाकुंभ में भीड़ बढ़ने की वजह से पुलिस को कई बार क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना पड़ता है। लोगों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। इससे लोगों को परेशानी होती है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोग पुलिस के साथ बहस भी करने लगते हैं। ऐसे ही वीडियो वायरल करके पूरे महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाया जाता है। महाकुंभ के बहाने सियासत करने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। खुद अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महाकुंभ में अव्यवस्था है। अखिलेश ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोग वीआईपी मूवमेंट को लेकर नाराज दिख रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और वीआईपी मूवमेंट के दौरान ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। सुनिए एक बार। इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद हो रहा है, कोई भी तकलीफ और परेशानी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए थी। और अगर वीआईपी मूवमेंट कभी रहा होगा या रहा है या होता रहेगा, उस समय सुविधाएं और उस समय जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। भाई ये कह देना तो बहुत आसान है कि असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब करोड़ों लोग पहुंचते हैं उस वक्त चीजों को मैनेज करना, संभालना इतना आसान काम भी नहीं। ये बात भी समझनी पड़ेगी। लोगों की आस्था है और लोग पहुंच रहे हैं, ये बात भी समझनी पड़ेगी। प्रशासन को भी समझनी होगी, थोड़ा लोगों को भी समझना होगा। महाकुंभ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है भाई। हर कोई एक बार महाकुंभ आकर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाना चाहता है। और कल तो मौनी अमावस्या है, इस वजह से महाकुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भीड़ में क्या आम क्या खास, हर कोई शामिल। मंत्री, उद्योगपति, नेता, फिल्म स्टार, खिलाड़ी सब तो आ रहे हैं। महाकुंभ में जब भी कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है जिससे भीड़ बेकाबू ना हो जाए। इसी वजह से कई बार पांटून पुलों को बंद कर दिया जाता है जिससे बाकी के श्रद्धालु परेशान होते हैं। कहा जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान कई पुलों पर आवाजाही रोक दी जाती है। कुछ समय के लिए संगम पर भी आम लोगों की एंट्री बंद होती है। इससे आम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।
संगम तक जाने में लोगों को घंटों लग जाते हैं और ऐसे में कई लोग नाराज होते हैं, जो कि वाजिब भी है। भाई इतने देर खड़े रहेंगे तो उनको गुस्सा तो आएगा ही। इसी वजह से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 5 फरवरी तक महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट ही रोक देनी चाहिए। वीआईपी से उनको भी सोचना चाहिए कि बॉस आप जा रहे हैं इतनी आस्था के बीच में और आपके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, मत ना जाइए भाई, बाद में जाके कर लीजिए। अभी मौनी अमावस्या है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा आम लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था रहने दीजिए। अगर वीआईपी लोगों को महाकुंभ में आना है तो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठाकर संगम तक लाएं और फिर स्नान करके वापस लौट जाएं, ये लोग कह रहे हैं। हालांकि लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर वीआईपी मूवमेंट नहीं भी होगी तो भी थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ आ रहे हैं। और इसके बाद भी योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि महाकुंभ में कोई बड़ी अव्यवस्था नहीं फैली, कोई हादसा अभी तक ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ और लोग शांति से स्नान करके जा रहे हैं। सुनिए वीआईपी मूवमेंट और अन्य परेशानियों पर लोगों ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं और कल सुरक्षा क्या है वो बताऊंगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा एंजॉय किया। 2 स्नान हो गए, कल तीसरा करेंगे हम लोग। बहुत खुश होकर जा रहे हैं। तैयारियां अच्छी हैं। हम जयपुर से आए हैं, बहुत अच्छा अमरापुरा दरबार में रहे हैं। इतनी अच्छी अरेंजमेंट शायद कहीं विश्व में हो जाए। बहुत बड़ी। कुछ लोग नाराज है, कह रहे हैं कि पुल वगैरह। मोदी को धन्यवाद, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू। भाई योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये यहाँ जो भी आएगा ना वो तय कर लेगा, देख लेगा कि सनातन की ताकत क्या है। भाई इतनी 10 करोड़ लोगों की भीड़ होते हुए भी कहीं दंगा नहीं, कोई मामूली भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, सभी खुशी प्यार से रहते, यही सनातन की ताकत है। भीड़ को मैनेज करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है जिससे लोगों को परेशानी न हो। आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए क्या क्या तैयारी की गई। भाई प्रयागराज की हर गली मोहल्ले में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस कैमरों की मदद से हर आने जाने वाले पर नजर रखने का प्रयास हो रहा है। महाकुंभ के लिए बनाए गए पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। यह मेला क्षेत्र त्रिवेणी संगम के किनारे करीब 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। मौनी अमावस्या को जुटने वाली भीड़ को देखते हुए अगले कुछ दिनों के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू ना हो और किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए कई रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर भी बंद किया गया है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में सुरक्षा इंतजामों पर हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखी। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। माना यह जा रहा है कि लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की इस संख्या के साथ ही जो मेला प्रशासन है उसकी नींद उड़ी हुई है। दरअसल जिस तरीके से लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो सभी जो प्लाटून पुल है उनमें से अधिकांश प्लाटून पुल को बंद कर दिया गया है। यानी संगम को गंगा से जोड़ने वाला जो पीपा पुल है उसको बंद कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम प्लाटून पुल के 26 पर हम लोग हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए 26 नंबर का पुल है, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से बैरिकेड्स कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो वीआईपीज है यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ही गाड़ियों को यहाँ से आने और जाने की इजाजत दी है, वरना कोई भी श्रद्धालु इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। मौनी अमावस्या के लिए सिर्फ योगी सरकार ही तैयारी नहीं किए बैठी, बल्कि केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। जब इतनी संख्या में लोग आएंगे तो उसके लिए रेलवे ने भी खास व्यवस्था की। 29 जनवरी को रेलवे 360 ट्रेन कुंभ के लिए चलाएगा, जो एक दिन के इतिहास में ट्रेनों की सबसे ज्यादा संख्या है। पूरे महाकुंभ में रेलवे 5000 ट्रेन चलाएगा। रेलवे स्टेशन पर क्राउड होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं जहां कुंभ के लिए आई भीड़ की देखभाल होती है। यानी रेलवे महाकुंभ में नया इतिहास बना रहा है। मौनी अमावस्या के लिए एक दिन में 360 ट्रेन चलाई जा रही है, जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसके बाद भी कुछ लोग हैं जिनका ध्यान परेशानियों पर ही जाता है। टीवी और सोशल मीडिया पर भीड़ देखने के बाद भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं और यहां की व्यवस्था की तारीफ भी कर रहे हैं। भीड़ पर भी लोगों का कहना है कि वो महाकुंभ ही क्या जिसमें भीड़ ही ना हो। सुनिए एक बार पब्लिक को। इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता, मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे सनातन के लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो मुझे लगा कि कॉलेज वगैरह क्लासेस वगैरह तो ले लूँगा, रोज पेपर तो दे भी दूंगा, बट ये जो मोमेंट है ये मैं भी देख पाऊंगा वापस अपनी लाइफ में, कभी मेरे बच्चे भी नहीं देख पाएंगे कभी। इतना जो आदमी यहाँ आया है, मेरे नज़र में ये आम आदमी नहीं है, ये बहुत महान आदमी है जो अपना घर छोड़ के आए हैं। बल्कि आम तो वो लोग हैं जो घर पे टीवी में बैठ के देख रहे हैं,
भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन भीड़ तो हम सब लोग रील्स में भी देख रहे हैं और मुझे लगता है भीड़ देखने के बाद भी अगर हम आना चाहते हैं तो यही पावर है इस महाकुंभ की। महाकुंभ कैसा जिसमें भीड़ ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी तक तो फिलहाल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी जा रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा इंतजाम है। बट मुझे लगता है आज तो प्रोटोकॉल और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आज सेफ्टी ज़्यादा है। इतने लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर इतना शानदार आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ की चर्चा से परेशान हैं, महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में पूरी मोदी सरकार स्नान के लिए आ रही है, खुद पीएम मोदी भी संगम में डुबकी लगाने के लिए आने वाले हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी आने का प्रोग्राम है। कल ही अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई थी। यानी चारों तरफ महाकुंभ की भयंकर चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पसंद नहीं आया। शायद कल अमित शाह के संगम स्नान पर खड़गे ने कहा कि क्या डुबकी मारने से गरीबी दूर हो जाएगी, क्या लोगों को खाना मिल जाएगा। खड़गे ने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके डुबकी लगाने का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस और दूसरे दल भूल जाते हैं कि महाकुंभ सिर्फ आस्था का समागम ही नहीं है, बल्कि वो इवेंट है जो इकोनॉमी के पहिए को और तेज रफ्तार से घुमा रहा है बॉस। प्रयागराज के साथ वाराणसी और अयोध्या को भी इस रिलीजियस टूरिज्म का फायदा मिल रहा है। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि डुबकी लगाने से पेट भर जाएगा, क्या बॉस भरेगा पेट? आप नहीं समझ पाए, इसलिए ये नहीं कर पाए इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी ने समझा, किया, और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सबका पेट भर रहा है ये रिलीजियस टूरिज्म। आंकड़े भी यही कह रहे हैं। कुंभ हो या फिर वाराणसी हो, अयोध्या हो, रिलीजियस टूरिज्म, इसका सीधा असर लोकल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में करीब 4 लाख करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। अब तक कुंभ में 15 करोड़ लोग आ चुके। अगर खाली श्रद्धालुओं ने, मतलब मान लीजिए कि एक आदमी ने 2000 रुपए भी खर्च किए होंगे, तो 15 दिन में सिर्फ श्रद्धालु जो खर्च कर रहे हैं खाने पीने में, उतने भर में 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी वहां पर जो लोग रोजगार करते हैं उनकी हो गई होगी। ये तो मिनिमम करके बता रहा हूं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं। यह अंतर कर पाना मुश्किल है कि भीड़ महाकुंभ की है या काशी की या अयोध्या की। आप देखिए किस तरह से भीड़ लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। वाराणसी में 3 दिन में 35 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने 1100 करोड़ रुपए ठहरने, प्रसाद, दक्षिणा पर खर्च किए। वाराणसी के छोटे बड़े 3500 होटल, लॉज सब फुल है। नाव चलाने वालों की कमाई 40% बढ़ गई है। पहले एक दिन में गंगा का 1 चक्कर लगाते थे, अब दिन में 4, 5, 6 चक्कर लगा रहे हैं। खड़गे साहब, आप नहीं सोच पा रहे हैं। सच में डुबकी लगाने से लोगों का पेट भर रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अयोध्या में पिछले 30 घंटे से 25 लाख भक्त पहुंच गए। 30 घंटे में स्थिति यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपील करनी पड़ रही है कि अब मत आइए बॉस, जगह नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक 1 साल में राम मंदिर भर से योगी सरकार को 4 लाख करोड़ का कारोबार मिलेगा। 4 लाख करोड़। तो कुंभ से 4 लाख करोड़, राम मंदिर से 4 लाख करोड़, काशी विश्वनाथ से जो हो रहा है सो हो ही रहा है। हिंदू एकजुट हो रहा है, सनातन की बात हो रही है, कोई जात पात यहां दिख नहीं रहा है। गरीब से गरीब आदमी पैसा कमा रहा है उस इलाके का। देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। इतना ही नहीं, महाकुंभ से अगर कुल कमाई या रेवेन्यू की बात करें तो वो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं पेट भरेगा क्या, भरेगा ना बॉस, बताता हूं आपको आंकड़ों से। 2013 कुंभ, सीएम कौन थे? अखिलेश जी थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश यादव सीएम थे। कुंभ का बजट कितना था? तब कुंभ का बजट रखा गया था 1214 करोड़ रुपए, इतना बजट था। और कमाई कितनी हुई थी? 12,000 करोड़ रुपए, इतनी कमाई हुई थी 2013 में। लेकिन बॉस आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में किया, योगी ने जो वहां तैयारियां की हैं, उसका जरा अब आप नतीजा देखिए। 2024 में क्या हो रहा है? 2024 में सीएम कौन है? योगी सीएम है। और बजट कितना रखा है कुंभ का? कुंभ का बजट रखा गया है 7,000 करोड़ रुपए। यानी अखिलेश यादव जो है वो जेब से मात्र 1214 करोड़ रुपया निकाल पाए। योगी ने कहा 7,000 करोड़ रुपया लगाइए, लेकिन बढ़िया से कीजिए।
और उसका नतीजा क्या है? कुंभ से होने वाली कमाई का अनुमान क्या है? 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई कुंभ से होगी बॉस, महाकुंभ से। कहां 12,000 करोड़ रुपए, कहां 4 लाख करोड़ रुपए। ये देश में ही ना आएगा पैसा बॉस, गरीब आदमी ही ना कमाएगा। तो खड़गे साहब, डुबकी लगाने से पेट भरता है, इन पैसों से भरता है। यानी 10 साल में कुंभ पर खर्च करीब 6 गुना बढ़ा, लेकिन कमाई 33 गुना बढ़ी। यानी महाकुंभ की वजह से प्रयागराज और उसके आसपास के शहरों को तगड़ा फायदा होने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ के बहाने पहली बार एयरपोर्ट फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। बल्कि अगर यह कहें कि क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। महाकुंभ के आयोजन से हवाई कंपनियों को भी जमकर फायदा हो रहा है। फ्लाइट्स फुल हैं बॉस, प्रयागराज तक का किराया कई गुना बढ़ गया है। यहां तक कि चेन्नई से प्रयागराज आने जाने की फ्लाइट का टिकट 55,000 रुपए में बिक रहा है। कोलकाता से प्रयागराज आने जाने का किराया 35,000 पहुंच गया। तो केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा, केंद्र सरकार एक्टिव हो गई। प्राइवेट कंपनियां हैं लेकिन केंद्र ने दखल दिया। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के साथ बैठक की, फ्लाइट के मनमाने किराए पर जवाब मांगा कि कौन बात का इतना पैसा ले रहे हो, ठीक है डिमांड है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि एकदम जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल लोगे। टिकट किराया नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने कहा है इन कंपनियों को। डीजीसीए ने उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है कि ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ज्यादा उड़ान भरो। ऐसा नहीं कि पैसा जो है वो लपेट लोगे कि आ रहे हो तो आओ देते जाओ। महाकुंभ आने के लिए विदेशी भी उत्सुक हैं और भारत आने के लिए वीजा का आवेदन कर रहे हैं। महाकुंभ की वजह से विदेशी टूरिस्ट का वीजा एप्लीकेशन 21% बढ़ गया है। ये सभी स्पिरिचुअल टूरिस्ट हैं जो भारत में हिंदुत्व और सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ देखने के लिए आ रहे हैं। महाकुंभ की दुनिया भर में इतनी चर्चा हो रही है और महाकुंभ में हमारी कवरेज की भी बहुत बात हो रही है। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे पाठशाला की चर्चा महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन में हो रही है, जहां करोड़ों लोग एक दिन में आए हुए हैं और इन लोगों करोड़ों लोगों में बहुत सारे वो लोग भी हैं जो पाठशाला से हर दिन जुड़ते हैं। हमारे पास महाकुंभ से अभी कुछ तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आपको भी अच्छा लगेगा कि महाकुंभ के बीच लोग पाठशाला को लाइव देख रहे हैं। आप देखिए, लोग वहां ठंड में बैठकर और पाठशाला, ये जो अभी पाठशाला चल रही है, इसको देख रहे हैं। महाकुंभ में जमीन पर लोग जो है वो चद्दर बिछाकर लेटे हैं, बैठे हैं, और जैसे हर रोज पाठशाला देखते हैं तो मौनी अमावस्या के स्नान के पहले पाठशाला देख रहे हैं। ये अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हैं वो महाकुंभ से आ रही। पाठशाला में अगली क्लास। दिल्ली में वोटिंग के पहले चुनाव जीतने के लिए जहर कौन बांट रहा है? इधर योगी शाह, उधर राहुल गांधी, केजरीवाल पर बीजेपी कांग्रेस का डबल अटैक एक साथ हो गया। ओवैसी का चहेता दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने वाला है। अब इसका चैप्टर। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और इन आखिरी 7 दिनों में सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली चुनाव के मैदान में पूरा दम लगा रखा है। दिल्ली में आज योगी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, केजरीवाल तो है ही, बीमारी से ठीक होकर राहुल गांधी की भी दिल्ली चुनाव में एंट्री हो गई, प्रचार कर रहे हैं। मतलब सारे दिग्गजों ने दिल्ली चुनाव में ताल ठोक दी और एक दूसरे पर जमकर जुबानी स्ट्राइक कर रहे हैं। आज योगी और शाह ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कौन से नए आरोप लगाए, राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी का एक तरीके से साथ दे दिया है, केजरीवाल ने मिडिल क्लास को लेकर पीएम मोदी को कौन सी चिट्ठी लिख दी है, यह सब आपको बताऊंगा। दिल्ली के चुनाव प्रचार में मुफ्त की रेवड़ियां भी खूब बट रही। हर पार्टी, हर नेता दिल्ली की जनता को फ्री का सामान बांट रहा है, लेकिन अब दिल्ली के चुनाव प्रचार में जहर भी बट रहा है बॉस। यह जहर बांट कौन रहा है? आज बीजेपी ने केजरीवाल को कालिया नाग क्यों बता दिया और कांग्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग क्यों कर दी, सब है आज पाठशाला में। आपको याद होगा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, लेकिन दंगे के आरोपियों को जमानत नहीं मिलती। आज दिल्ली दंगे के आरोपी एआईएमआईएम के कैंडिडेट ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन के लिए कस्टडी पैरोल दे दी। यानी अब दंगे का आरोपी भी प्रचार करेगा दिल्ली चुनाव। सब आज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करता हूं जहर की, जो यमुना नदी से ज्यादा राजनीति में फैला हुआ दिख रहा है। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली की चुनावी राजनीति में जहर खोल दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर भेज रही और दिल्ली के लोगों को मारना चाहती। आप सबसे पहले केजरीवाल का पूरा बयान सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के आरोप पर कैसा जबरदस्त बवाल कटा हुआ है और यमुना में जहर की सच्चाई क्या है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता
दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया। बवाल तो मचना ही था, क्योंकि कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, वो कह रहे जहर आ रहा है भाई पानी में मिला हुआ। हरियाणा सरकार अब केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग में भी केजरीवाल के बयान की शिकायत करेगी। हरियाणा बीजेपी ने तो केजरीवाल को कालिया नाग कह दिया। हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट किया कि यमुना में जहर मिलाने का पाप कोई भी सच्चा हरियाणवी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला करने की कोशिश की थी, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया और ब्रजवासियों को उस कालिया का नाश किया और ब्रजवासियों को उस कालिया नाग से छुटकारा दिलाया। हरियाणा बीजेपी ने कहा है कि कलयुग का यह कालिया नाग केजरीवाल है और जिसने 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं मांगने आऊंगा। इस कालिया नाग को आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता उसी तरह नाथने का काम करेगी जैसा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। हरियाणा बीजेपी ने यह भी कहा कि दिल्ली के लिए आपदा बन चुके इस कालिया नाग से दिल्ली वासियों को और यमुना नदी जिसे हम माता का दर्जा देते हैं सभी को 8 फरवरी को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। केजरीवाल के बयान को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पर्सनली ले लिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि झूठ की राजनीति करने में केजरीवाल का कोई सानी नहीं। एक बार हरियाणा के सीएम को सुनिए, वो केजरीवाल को क्या चेतावनी दे रहे हैं, उस पर केजरीवाल ने क्या जवाब दिया है वो बताऊंगा और फिर यमुना में जहर वाले आरोप का पूरा सच दिखाऊंगा। चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। सब राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने, जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को, कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे, कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। भाई अब मुद्दे की बात यह कि यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने की बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं? आखिर केजरीवाल किस जहर की बात कर रहे हैं जिससे दिल्ली वालों की जान जा सकती है और उसकी सच्चाई क्या है? इसका पता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के उस लेटर से भी चलता है जो उन्होंने आज मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा है, जिसमें उन्होंने यमुना नदी में बढ़ते अमोनिया के स्तर पर चिंता जताई और चुनाव आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। सीएम आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए लेटर में लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm स्तर तक अमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए डिजाइन किए गए। आतिशी का दावा है कि पिछले 2 दिन से हरियाणा से यमुना नदी के जरिए जो पानी दिल्ली आ रहा है उसमें अनट्रीटेड सीवेज के मिलने से अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सीएम आतिशी का दावा है कि पिछले 2 दिनों में यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 7 ppm से ज्यादा बढ़ गया, यानी ट्रीटमेंट क्षमता से 700% ज्यादा। सीएम आतिशी ने इसे जल आतंकवाद तक कह दिया और कहा कि हरियाणा सरकार चुनावों को प्रभावित करने के लिए दिल्ली की जल आपूर्ति को बाधित करना चाहती है। सीएम आतिशी को भी सुनिए, जो यमुना के पानी में अमोनिया के लेवल के हाई होने को हरियाणा सरकार की साजिश बता रही। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और आज जो डेटा दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने रिलीज किया है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा दिल्ली को जहरीला पानी भेज रहा है। जहां 1 ppm अमोनिया का पानी ट्रीट होकर दिल्ली वालों को दिया जा सकता है,
7 ppm अमोनिया का पानी जहर है। हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज रही है। मुख्यमंत्री आतिशी जिस लेटर को हाथ में लेकर हरियाणा सरकार को पानी पी पी कर कोस रही है, वो लेटर दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ का लेटर है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार के दावों की ही पोल खोल दी है और बताया कि इस मौसम में यमुना नदी के पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ना कोई नई बात नहीं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक आमतौर पर बारिश खत्म होने के बाद अक्टूबर और फरवरी के बीच यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ ही रहता है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी बताया कि सर्दियों में वजीराबाद बैराज में इंडस्ट्रियल कचरे की मात्रा ज्यादा होने के बाद यह स्थिति बनती है। मानसून के बाद सर्दियों में यमुना नदी का प्रवाह घट जाता है। इससे पानी में मिलने वाला अनट्रीटेड सीवेज ठीक से डाइल्यूट नहीं होता, घुल नहीं पाता, जिसकी वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। अभी भी यही हो रहा है। वजीराबाद में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा 6.5 ppm है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वजीराबाद बैराज पर यमुना में अमोनिया का स्तर कम हो जाएगा। यानी दिल्ली जल बोर्ड पहली बात तो खुद ही कह रहा है कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल ठंड के मौसम में यह होता ही होता है। आप यह भी देखिए कि दिल्ली के वजीराबाद प्लांट में अमोनिया का लेवल कब कब कितना रहा है, क्यों इस पर हंगामा सिर्फ चुनाव की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि भाई आपको फैक्ट पता रहना चाहिए। भाई कोई कह रहा है कि भाई पानी में जहर मिला हुआ आ रहा है दिल्ली में या भेजा जा रहा था, तो ये कोई मामूली बात नहीं है ना। तो जिस हम प्लांट की बात कर रहे हैं वजीराबाद, वहां पर प्लांट है, उसका कुछ आपको डेटा बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है नहीं। तो अगर आप देखेंगे डेट, किस दिन का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और मिनिमम और मैक्सिमम कितना वहां पर अमोनिया का लेवल रहा है वो आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे 27 जनवरी 2025, इस दिन मिनिमम लेवल कितना था, 6.8 ppm, और मैक्सिमम कितना था भाई, जो कि ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी पानी में कितना केमिकल मिला हुआ है, और मैक्सिमम था 7.2 ppm। इसी को देखकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई जहर मिला हुआ आ रहा है। अब आपको जो आंकड़ा दिखा रही थी आतिशी, उसी कागज में लिखा हुआ आंकड़ा भी बताता हूं। 31 दिसंबर 2024, उस दिन कितना था ppm, मिनिमम था 7.6 ppm और मैक्सिमम था 10 ppm। लेकिन तब चुनाव की बात नहीं हो रही थी, तो किसी ने नहीं कहा कि जहर मिला हुआ आ रहा है। भाई जितने पे आप जहर जहर कह रहे हो, उससे ज्यादा तो ऑलरेडी 31 दिसंबर को आ रहा था। 1 जनवरी को आप देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 का डेटा आपको बताता हूं। 1 जनवरी को मिनिमम था 7 ppm और मैक्सिमम था 7.8 ppm, यानी कल जिस बात पर कहा गया कि जहर मिला आ रहा है, उससे ज्यादा तो 1 जनवरी को था। यानी पहले भी अमोनिया का लेवल ज्यादा रहा है। ये अमोनिया का लेवल बता रहा हूं, अमोनिया लेवल वजीराबाद प्लांट में, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो पहले भी ज्यादा रहा, लेकिन पहले कोई हंगामा नहीं मचाया गया। यह कहा गया था कि दिल्ली में जहर भेजा जा रहा है कल। यहां आप पिछले साल जनवरी का भी आंकड़ा देख लीजिए। इसी वजीराबाद प्लांट में अगर आप देखेंगे 11 जनवरी 2024 का आंकड़ा आपको दिखाता हूं। 2024 का 11 जनवरी, तब कितना था भाई, 5.9 ppm था। तो 5 से ऊपर जो है वो आप कह रहे हैं कि खतरनाक है। यह भी निर्धारित मात्रा से करीब 6 गुना ज्यादा है, जबकि वजीराबाद प्लांट की क्षमता सिर्फ 1 ppm अमोनिया ट्रीट करने की है। लेकिन 11 जनवरी 2024 को तो कोई हंगामा नहीं हुआ, और हर साल लगभग इसी तरह से जनवरी फरवरी के आसपास दिसंबर में ऐसे ही बढ़ जाता है अमोनिया। लेकिन इस बार चुनाव है तो कहा जा रहा है कि भाई जहर मिला के भेजा जा रहा है। भाई नेता जो भी कहे, आपको चूंकि ये पानी पीना है, इसलिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए। पिछले साल 21 दिसंबर को खुद दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि यमुना में अमोनिया की मात्रा 5 ppm से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से 25 से 30% पानी का प्रोडक्शन कम होगा। यानी जो गंभीरता आज चुनाव के वक्त दिखाई जा रही है, वही गंभीरता उस वक्त भी दिखाई जानी चाहिए थी, जिस वक्त दिल्ली जल बोर्ड ने बाकायदा ट्वीट किया था कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि दिल्ली के पानी में जहर मिला के भेजा जा रहा है। आप ये बात भी समझिए कि कई बार वजीराबाद प्लांट पर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और दिल्ली जल बोर्ड लगातार इसको लेकर आगाह करता रहता है। सरकारें मिलकर इस पर काम भी करती हैं। खुद अरविंद केजरीवाल का 2019 का एक ट्वीट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पर अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने भरोसा दिया है कि वो और पानी छोड़कर अमोनिया की मात्रा कम करेंगे।
ये 2019 का ट्वीट है, खुद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। वो खुद बता रहे हैं कि अमोनिया बढ़ा हुआ है, लेकिन तब उसको जहर नहीं बता रहे थे। उस वक्त भी केजरीवाल कह सकते थे कि यमुना में जहर मिला के भेज रही है हरियाणा की सरकार, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तब ये कहा था कि मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव है तो ऐसी बातें कही जा रही कि अमोनिया का लेवल बढ़ गया और जहर फैलाया जा रहा है दिल्ली में। केजरीवाल और सीएम आतिशी यमुना नदी में बढ़े हुए अमोनिया लेवल को जहर बता रहे हैं और हरियाणा सरकार इस जहर के जरिए दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश कर रही है, यह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े आरोप का आधार भी तो होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक अमोनिया को स्किन और आंखों के लिए नुकसानदेह माना जाता है, जिससे जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। पानी में अमोनिया के हाई लेवल से डाइजेशन की समस्या हो सकती है। इससे ज्यादा कोई बड़ा नुकसान अमोनिया के हाई लेवल से होता हो, ऐसा डॉक्टर नहीं कह रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही कि जहरीले पानी से दिल्ली में बड़ा नरसंहार होना था, जो कि बच गया। ये वही केजरीवाल हैं जो खुद मान चुके हैं कि वो यमुना नदी को साफ करने का वादा पूरा नहीं कर पाए। और इस वक्त बड़ी खबर भी आ रही है, चुनाव आयोग ने अब केजरीवाल को लेटर भेज दिया है। यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर जवाब मांगा है। केजरीवाल से कल रात 8 बजे तक जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी कहां रोका, यह बताएं केजरीवाल। जो आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि करें केजरीवाल। तो अब यह मामला और गंभीर हो गया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई जहर मिला हुआ आ रहा था और उसको नहीं रोका गया होता तो जेनोसाइड हो जाता। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि कहां जहर था बताइए और कहां पानी रोके ये भी बताइए। अभी तक दिल्ली का चुनाव मुफ्त की घोषणाओं पर लड़ा जा रहा था और अब यह यमुना नदी के पानी पर शिफ्ट हो गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पानीपत की लड़ाई जैसा माहौल बन गया। चुनावी टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सत्ता की होड़ अब अपने टॉप लेवल पर पहुंच गई। आपने सरकार बचाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं, बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में फिर से 3 रैलियां कर दी। योगी ने मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को सीवर, सड़क, पानी के मुद्दे पर घेरा और यमुना नदी की हालत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। योगी को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में क्या कहा और कहां हुंकार भरी। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। आज सीएम योगी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली के रण में उतर गए। अमित शाह ने आज दिल्ली में 2 रोड शो किए। कस्तूरबा नगर और बदरपुर में रोड शो करने के बाद अमित शाह ने कालकाजी में रमेश भिदुड़ी के लिए जनसभा की। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी भी चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में रोड शो के दौरान अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। उनके निशाने पर सीधा अरविंद केजरीवाल थे। जरा अमित शाह को भी सुनिए। निश्चित रूप से बेल किसी भी व्यक्ति को कभी भी मिल सकती है, इट डजंट मीन कि आपको क्लीन चिट मिला है, मगर केजरीवाल का स्टाइल है इल्यूजन खड़ा करना, भ्रम भ्रांति खड़ा करना और इसके सारे झूठ की नाव चलाते रहना। लंबा समय नहीं चलता, 10 साल हो गए, इस बार दिल्ली की जनता जरूर परिवर्तन। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में उन्होंने मिडिल क्लास के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से कहा कि वो ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। केजरीवाल मोदी से मांग कर रहे हैं कि एक कानून बनाना चाहिए आपको कि अब अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करो। वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगी। अब राहुल गांधी की बीमार हैं सुन रहे थे, अब उनकी चुनाव प्रचार में वापसी हुई है। दरअसल करीब 2 हफ्ते पहले सीलमपुर में रैली करने के बाद राहुल गांधी सीन से गायब हो गए थे। कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि उन्हें गले का संक्रमण हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें भाषण न देने की सलाह दी थी,
जिसकी वजह से दिल्ली में उनके सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव मैदान में दोबारा से एंट्री ली। उन्होंने पटपड़गंज और ओखला में रैली की। राहुल ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर जमकर हल्ला बोला। लेकिन केजरीवाल को तो आज राहुल गांधी ने खूब सुना दिया भाई। सुनिए एक बार राहुल गांधी। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी आज अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनसे भी तो पूछेगी बॉस। आप कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि दिल्ली में लिकर स्कैम हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। तो जब यही अरविंद केजरीवाल को ईडी उठा के ले गई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो कांग्रेस क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को कोस रही थी? जब आप खुद कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, क्यों आपके लोग गए थे वहां शीश में, जिसको शीश महल बता रहे हैं, उस शीश महल के बाहर आपके लोग गए थे, दिल्ली कांग्रेस के लोग गए थे प्रदर्शन करने की। क्यों केजरीवाल गिरफ्तार हुए? और आज मंच पे वोट चाहिए तो कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है। तो पहले मन तो बनाइए बहुत, शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ। और शराब घोटाला हुआ था तो अभी लोकसभा में साथ में हाथ जोड़ के, हाथ मिला के क्यों प्रचार कर रहे थे, क्यों साथ में लड़े थे? राहुल गांधी को आज जाकर जनवरी 2025 में शीश महल दिख रहा है क्या? पहले नहीं दिख रहा था? तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है ना, वो किधर है, कांग्रेस की किधर है, क्या बोलते हैं, कब इनका कौन दुश्मन बन जाएगा, कौन इनका दोस्त हो जाएगा, कब घोटाला किया है सामने वाले ने, कब नहीं किया। इनके साथ है तो घोटाला नहीं किया है, इनके साथ नहीं है तो घोटाला किया है। पब्लिक भी तो यही देख के आपको वोट नहीं देती है ना। खैर, उधर असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिनकी पार्टी AIMIM ने इस बार दिल्ली चुनाव में एंट्री मारी। कुल जमा 2 उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, दोनों जेल में भी बंद हैं। अब इनमें से एक ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया। ताहिर हुसैन अब पुलिस की कस्टडी में 29 जनवरी से 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार कर पाएगा। ताहिर हुसैन को दिन के समय पुलिस की हिरासत में जेल से बाहर आने और फिर शाम को वापस जेल लौटने की अनुमति मिली है। मतलब प्रचार करो, जेल में वापस जाओ। ताहिर हुसैन को किन शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल मिली है यह भी बताता हूं। कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही जेल से बाहर रहेगा। अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाला रोजाना करीब 2,07,000 रुपए का खर्चा उठाएगा। चुनाव प्रचार कर सकेगा, लेकिन केस को लेकर टिप्पणी नहीं करेगा, गवाहों से भी नहीं मिलेगा। लेकिन चल रहा है मामला, अब आके दिल्ली दंगों के आरोपी भी प्रचार कर रहे हैं।